वर्णमाला कहते हैं किसे? वर्णों के सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित ठीक सुव्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्णमाला, हम समूह को वर्णमाला क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब देखेंगे वर्णमाला यानी वर्णमाला यानी सुव्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के सुव्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के अंतर्गत वर्णों को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। एक आता है हमारा स्वर और दूसरा आता है हमारा व्यंजन। एक स्वर हो गया और दूसरा हमारा व्यंजन हो गया। अब देखेंगे स्वर है क्या। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़ती है, यानी यह स्वतंत्र रूप से उच्चारण होते हैं। किस रूप से? स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण क्या कहलाते हैं? हमारे स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण स्वर कहलाते हैं। ठीक, स्वर के बारे में, आप स्वर के बाद व्यंजन जानेंगे, तब तक व्यंजन को जानने से पहले स्वर के बारे में कुछ और चीज जान लेते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण स्वर होते हैं। आप जानते हैं स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या हमारी होती है 11। अब आप कहेंगे 11, लेकिन आप पढ़े होंगे बचपन में 13 पढ़े होंगे। कितना? 13। लेकिन आप जानते हैं उनमें से अंग और अह ये स्वर नहीं होते हैं, ये अनुस्वार होता है। ये अनुस्वार होगा। क्या होगा? अनुस्वार। और ये होता है विसर्ग। ठीक है, तो इन दोनों को हटा दिया जाए तो हमारी स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। अब 11 में कौन कौन? तो लिख लीजिए अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। ठीक है, अब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या हो गई। ठीक है, अब स्वर के आधार पे हमारे मात्राओं की गणना होती है, मात्राओं का निर्माण होता है। तो स्वर के आधार पे हम देखेंगे अ का कोई मात्रा नहीं होता है, तो कितने मात्राएं हो जाएंगी? यहाँ से लेके यहाँ तक की मात्राएं हो जाती हैं। तो हमारी मात्राओं की संख्या कितनी हो गई? मात्राओं की संख्या हो गई 10। यानी अ की कोई मात्रा नहीं होती है, अतः मात्राओं की संख्या 10 और स्वरों की संख्या 11, क्योंकि अ ऑलरेडी स्वर होता है। ठीक है, अब स्वर के बारे में इतना जानने, तब तक व्यंजन की परिभाषा जान लें, फिर हम स्वरों को डिफाइन करेंगे कि स्वर कितने प्रकार के हैं, किन किन आधारों पे हैं। ठीक, व्यंजन जाने। व्यंजन कहते किसे हैं? तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, यानी बिना स्वरों के सहायता से व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बिना स्वरों की सहायता से व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जाता है। यानी कौन से स्वर? जितने व्यंजन का आप उच्चारण करेंगे उनमें अ छुपा रहेगा। ठीक, यानी इसको क्या कहेंगे कि उच्चारण हेतु स्वर पर आधारित वर्ण। ठीक है, उच्चारण हेतु स्वर पर आधारित वर्ण। जैसे मान लीजिए अगर व्यंजन हम कहें क व्यंजन है हमारा, तो क का आप उच्चारण करके देखिए क, यानी इसमें अ आ रहा है। यानी हम बोले हैं ना कि बिना अ के सहायता से व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। कोई भी व्यंजन होगा जिसकी उच्चारण कीजिएगा, बिना अ के सहायता से उसका उच्चारण नहीं होगा। तो स्वर डिफाइन हो गया कि स्वर क्या होता है? स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण स्वर होता है। ठीक, जिसकी संख्या 11 होती है और संख्या स्वरों के आधार पर ही मात्राओं का निर्माण होता है। मात्राएं हमारी कितनी होती हैं? 10 होती हैं। ठीक, जो अ होता है अमात्रा नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, समझ गए? अब देखिए, अब हम व्यंजन देखेंगे। उच्चारण हेतु स्वर पर आधारित वर्ण
व्यंजन कहलाते हैं। यानी जिनका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता लेनी पड़े वो ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। जैसे अगर क का उच्चारण करें हम तो क में अ भी आ रहा है, अ यानी स्वर, अ एक स्वर है इसलिए। यानी कभी भी या फिर ऐसे भी परिभाषा हम कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर अ की सहायता लेनी पड़े, स्वर अ यानी स्वर अ की सहायता लेनी पड़े, वो वर्ण क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे, अब जान गए हम स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, स्वर में हम पहले का अ से अनार, आ से आम पढ़ते थे तो उसमें 13 वर्ण आते थे, लेकिन बाद में हम जब बड़े होते हैं तो पता चलता है स्वर 11 और अनुस्वार, इसमें से अंग और अ निकल जाता है। अंग होता है अनुस्वार और अह होता है विसर्ग, यानी स्वर की संख्या मात्र 11 होती है। ठीक, अब देखिए स्वर, हम देखेंगे कि स्वर कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, उनके उच्चारण स्थान भी साथ साथ देख लेंगे उनके। ठीक है, तो स्वर देखते हैं। स्वर, मान लीजिए ये स्वर हो गया। स्वर आप जानते हैं कितने हैं, अब इनको 3 आधारों पे बांटा गया है। कितने आधारों पे, 3 आधारों पे है। ठीक है ना, एक मात्राओं के आधार पे, मात्रा के आधार पे, ठीक, एक जिह्वा के आधार पे, और तीसरा मुख के आधार पे। किसके आधार पे, मुख के आधार पे। मात्रा के आधार पे हम देखेंगे कौन कौन से 3 भाग किए गए हैं। कौन कौन से भाग, 3 भाग, यानी एक हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। अब हम देख लेंगे हर्ष स्वर किसे कहते हैं, हर्ष, दीर्घ, इनमें आपको अंतर पता चल रहा होगा। हर्ष यानी छोटा, लघु, दीर्घ मतलब बड़ा यानी बड़ा। ठीक, तो हर्ष स्वर में हमारा क्या आ जाएगा, हर्ष स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने समय अल्प मात्रा का समय लगे, यानी कम मात्रा का समय लगे। इसका उच्चारण में कम मात्रा का कम समय लगे, क्या लगे, अल्प समय लगे, कम समय लगे। उच्चारण है, उच्चारण में कितना समय लगा, कम समय लगे। अब इसका आप जान जाएंगे अ, ई, उ, री, ये आपका कौन हो गया, हर्ष स्वर हो गया। अब दीर्घ स्वर जानेंगे। दीर्घ स्वर वो जो हर्ष स्वर के अपेक्षा अधिक समय ले। कितना, अधिक समय ले, उच्चारण में अधिक समय ले, ये हो गया आपका अधिक समय। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगा आ। देखिए आ बोलने पे समय अधिक लग रहा है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, अधिक समय लग रहा है। अब देखेंगे हम प्लुत स्वर किसे कहते हैं। प्लुत स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर ऐसा स्वर जो जिनके, ऐसा स्वर जिनके उच्चारण में 2 से अधिक मात्राओं का समय लगे। कितना, 2 से अधिक मात्राओं का समय लगे। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, तो ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम ऐसे लिखा जाता है, ओ उ म, यानी 1 2 3 मात्राओं आ गए। जैसे बोला जाता है राम, राम, इसमें देखो 1 2 3 4 राम। अगर देखा जाए तो 1 2 3, ठीक, 4, इसमें जितना खींच देंगे इसको उतना दूर तक खींचा चला जाएगा राम। ठीक है ना, 2 से अधिक मात्राओं का समय लगने पर जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो प्लुत, जिन स्वरों का उच्चारण होता है प्लुत स्वर होते हैं।
हर्ष की अपेक्षा अधिक समय लगे, यानी 2 मात्राओं का समय लगे, उसका उच्चारण होगा, उसका वो स्वर क्या होगा, दीर्घ स्वर होगा हर्ष स्वर, जिसमें कम समय लगे, जिसके उच्चारण में सभी की अपेक्षा कम स्वर लगे। ठीक, अब तो अब देखेंगे हम लोग जिह्वा के आधार पे। जिह्वा के आधार पे कितने होते हैं, कौन कौन से? जिह्वा के आधार पे 3 होते हैं, कौन कौन? अग्र, ठीक, दूसरा अग्र स्वर होगा, दूसरा पक्ष, पक्ष मान के चलिए, दूसरा पक्ष, तीसरा मध्य बना लीजिए, दूसरा होता है मध्य, लेकिन तीसरा भी मध्य कर सकते हो, ऊपर नीचे हो सकता है। अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। ठीक, अब अग्र स्वर क्या होता है हमारा? अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। अग्र स्वर वो होता है जो हम उच्चारण करते समय जिह्वा के आगे स्पर्श हो, जिह्वा के आगे का स्पर्श होता है, वो अग्र स्वर होता है। जैसे इसका हम उच्चारण करेंगे, मान अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? ई, 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 ए, ये हमारे अग्र स्वर होते हैं। इनका उच्चारण आप करके देखिए, उच्चारण जब आप करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ई, 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 ए का उच्चारण करने में जीभ का आगे वाला हिस्सा काम कर रहा है, जबकि यहाँ पे पश्च स्वर, पश्च स्वर के बाद पहले पश्च स्वर, बाद में पढ़ेंगे मध्य स्वर। देख लेते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर वो जिनका, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में जीवा के मध्य वाले हिस्से का अनुभव होता है, मध्य वाले हिस्से पे अनुभव होता है, दाब पड़ता है, तो वो मध्य स्वर होते हैं। ठीक है, मध्य स्वर कार्य करता है। तो आप स्वरों का जब उच्चारण करेंगे, 11वें स्वर का उच्चारण करेंगे, तो आप बोलेंगे, देखेंगे अ बोलने पे जीभ का क्या कहता है, बीच वाला हिस्सा उठता है और उस पर गर्म वायु का अनुभव होता है। जैसे अ बोलेंगे तो जीभ वाला हिस्सा उठेगा, तो यानी मध्य स्वर केवल अ होता है। अब बाकी, अब यहाँ से आप डिफाइन कर लेंगे कि बाकी जो बचा वो पश्च स्वर होगा, लेकिन पश्च स्वर क्या होता है, यानी हम उच्चारण कर रहे हैं तो पश्च स्वर में आ बोल रहे हैं, अगर उच्चारण कर रहे हैं ऐसे स्वर जिसमें जीभ का पिछला वाला हिस्सा कार्य करता है, यानी आ, देखिए नीचे जीभ दबा रहता है, जीभ नीचे दबा रहता है, उच्चारण आप खुद करके देखिएगा, नीचे आ दबा रहता है और वायु के प्रेशर से वर्णों का उच्चारण होता है आ। ठीक, ऊ, उ, ऊ, ओ, औ। एक होता है आपका छूट गया री, 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 री बोलेंगे। री अपवाद में आता है, री को इसमें नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन री का उच्चारण करेंगे तो लुंटी तो रगड़ खाते हुए मूर्धा के रूप में आता है। ठीक है, तो ये री हो गया, ये हो गया आ, उ, ओ, औ। ठीक है, अब मुख के आधार पे कौन कौन से होते हैं? मुख के आधार पे होते हैं 4। कौन कौन से? एक होता है विवृत, विवृत, ठीक, दूसरा होता है अर्ध विवृत, क्या? अर्ध विवृत, तीसरा होता है संवृत, यानी वृत्त के समान, चौथा अर्ध संवृत। अच्छा ठीक है, अगर इसको जानना होगा तो हम जान लेंगे विवृत। विवृत मतलब होता है क्लोज्ड, ठीक है, विवृत मतलब होता है ओपन, अर्ध विवृत मतलब होता है हाफ ओपन, संवृत मतलब होता है क्लोज्ड और अर्ध संवृत मतलब होता है हाफ क्लोज्ड। ठीक, तो जिन वर्णों का उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में यानी मुख पूरा खुला रहे, आ का आप उच्चारण करेंगे तो देखेंगे पूरा मुख खुला रहेगा, आ। ठीक, अब अर्ध विवृत का उच्चारण करते समय रोटेट हो गया है। ठीक है, तो अब आप लोग देख, विवृत हम बताएं, विवृत मतलब ओपन। ठीक है, यहाँ आप इंग्लिश के टर्म से समझ जाएंगे। ओपन जो होता है
ये हाफ ओपन होता है, ठीक, ये क्लोज होता है, क्लोज्ड, ये हाफ क्लोज्ड, ठीक है। विपरीत आ हो गया आ, देखेंगे पूरा मुख खुला हुआ है। अब अर्ध विपरीत में आप देखेंगे स्वरों का उच्चारण करते समय मुख द्वार आधा खुला रहता है, जैसे अ ए ओ, अ ए औ, एक होता है, देखिए अ हो गया, ए हो गया, अ हो गया, अ हो गया। एक आप देखे होंगे अंग्रेजी में आ बोला जाता है, आ, इसको भी ऐड कर लीजिए, आ, ये भी हो गया, ठीक है। आप देखेंगे समृद्ध, समृद्ध मतलब क्लोज्ड, जिनका उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख द्वार आधा बंद मुख द्वार बंद रहता है, लगभग लगभग कई मात, एकदम बंद कर लेंगे तो उच्चारण तो नहीं होगा, लेकिन बंद रहता है, लगभग के रूप में बंद होता है, जैसे ई, 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 उ, उ, ठीक है। इसका आप उच्चारण करेंगे तो खुद देखेंगे कि हमारा मुख लगभग बंद होता है, ई, 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 उ, मुंह थोड़ा सा बस हवा पास करने के लिए हो तो इनका उच्चारण संभव है। अब अर्ध संवृत क्या होता है? अर्ध संवृत हाफ क्लोज्ड, यानी आधा बंद रहता है, लगभग आधा बंद रहता है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख आधा लगभग बंद होता है वो क्या होते हैं? अर्ध संवृत स्वर होते हैं। तो अर्ध संवृत स्वर, अब देख लो क्या बचा है इसमें, तुम्हारा ऐ बचा है, ऐ, ऐ बोलो, ऐ, ऐ बोलोगे तो तुम्हारा थोड़ा सा मुख खुल जाएगा, ऐ और ओ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्वर। स्वर के आधार किन किन आधारों पर इनके बांटा गया है। स्वर हम जान गए 11 होते हैं, इनके आधार पर मात्राएं हमारी कितनी होती हैं? 10। ये मात्राएं हो गई। अब देखो स्वर को बांटा गया मात्रा के आधार पे, जीवा के आधार पे, मुख्य आधार पे। मात्रा के आधार पे हर स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। जीवा के आधार पे अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। और मुख्य के आधार पे विपरीत, अर्ध विपरीत, संवृत, अर्ध संवृत, ठीक है। अगर ये टर्म्स नहीं याद होंगे तो आप सीधा ओपन, हाफ ओपन, क्लोज्ड, हाफ क्लोज्ड याद कर लेना। ओपन मतलब विपरीत होता है, क्लोज्ड मतलब संवृत होता है, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि कौन सा किसमें है, कौन सा स्वर क्या होगा, ठीक है। अब अगला व्यंजन अगले वीडियो में, ठीक। धन्यवाद।